नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डी कोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरा देश ये चर्चा कर रहा है कि अगर सोनम ने सच बताकर शादी करने से इनकार कर दिया होता तो दो परिवार बर्बाद होने से बच जाते। सोनम एक ही समय पर राजा से शादी भी कर रही थी और उसकी हत्या की योजना भी बना रही थी। आज हम आपको ये बताएंगे कि इस घटना से आप क्या सीख सकते हैं, इसमें क्या सीख छिपी हुई है। जो कुछ भी राजा के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आज जब आप इस कहानी को देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स नजर आएंगे, यानी खतरे के लाल निशान। और राजा और उसके परिवार ने इन सारे खतरों को एक के बाद एक नजरअंदाज किया। इसके बाद हम आपको भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला यानी शख्स की कहानी सुनाएंगे। वो भारत के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे। और आज हम इस अंतरिक्ष यात्रा की सारी डिटेल्स को आपके लिए डिकोड करेंगे। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि हज यात्रा को आखिर किससे खतरा है, क्योंकि सऊदी अरब की सरकार ने मक्का की सुरक्षा के लिए एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। लेकिन पिछले 2 दिनों से पूरा देश सिर्फ एक ही खबर के बारे में चर्चा कर रहा है, और वो है इंदौर का 29 साल का राजा रघुवंशी, जिसकी 25 साल की पत्नी सोनम ने हनीमून के दौरान उसकी हत्या करवा दी। आपके घर में भी बस यही चर्चा हो रही होगी, आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के साथ, और जहां भी आप जा रहे होंगे लोग इसी के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सिर्फ एक अपराध की खबर है, लेकिन हकीकत में ये हमारे बदलते समाज, पारिवारिक मूल्यों और प्यार की बदलती परिभाषा की भी एक खबर है। हो सकता है कि हमारे देश के बहुत सारे परिवारों में इस समय राजा रघुवंशी जैसे लड़के अपनी शादी का इंतजार कर रहे होंगे और सोनम जैसी लड़कियां उन्हें धोखा देने की फिराक में होंगी। यह भी हो सकता है कि आपके आसपास भी कोई ना कोई राजा या सोनम जरूर होगी। इसलिए आज हम इस खबर को एक बार फिर से आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आज के दौर में थोड़े से पैसों में बिकने वाला प्यार और रिश्तों में धोखा आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए अगर आप हमारे युवा दर्शक हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। और अगर आपके घर में कोई युवा है और उस युवा के परिवार के लोग या उसके माता पिता हमें देख रहे हैं तो आज का ये विश्लेषण आपके लिए है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस घटना के पीछे की मानसिकता को समझने के लिए आपको राजा रघुवंशी की मां और उसकी बहन का यह बयान सबसे पहले सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने बहुत जरूरी सवाल उठाए हैं। जानते हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी और वो पहले से ही किसी और से प्यार करती थी तो उसने इस शादी को करने से इनकार क्यों नहीं किया? शादी के दौरान ये क्यों नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी और मैं किसी और से प्यार करती हूं? और ये एक ऐसा सवाल है जो आप में से किसी को समझ में नहीं आया होगा। पूरे देश में लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी बात थी तो शादी के समय इनकार कर देना चाहिए था, और अगर सोनम ने उस दिन इनकार कर दिया होता, सच कह दिया होता, ईमानदारी से अपनी बात रखी होती, तो आज ये राजा 29 साल का लड़का आज जिंदा होता। हमने ऐसा ध्यान ही नहीं रखा है क्या, क्योंकि हमारी खुशियां उसके तरफ ही जा रही थी, तो हमने ये पुरानी बात तो कोई सोची नहीं, दिमाग में भी नहीं लाए थे कि सोनम किस इरादे से आई अपने यहाँ कि अपने बच्चे को मरवा भी सकती। अगर अपन को ऐसा सब एहसास होता तो अपन शादी नहीं करते उससे। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इन लोगों को फांसी मिलना चाहिए, क्योंकि देश का पूरा नाम खराब करा। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था, और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेको नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सोनम ने जरा सी भी ईमानदारी दिखाई होती तो आज इंदौर का ये रघुवंशी परिवार बर्बाद होने से बच जाता, लेकिन सोनम ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया उसने? हालांकि यहां गलती सिर्फ सोनम की नहीं है, बल्कि यहां गलती राजा के परिवार से भी हुई है।
राजा के भाई का कहना है कि शादी से पहले जब राजा सोनम को फोन करता था और उससे मिलने के लिए कहता था तो सोनम अक्सर उससे बात करने में कतराती थी और ये बात राजा ने अपनी माँ को भी बताई थी। और बाद में सोनम ने राजा की माँ से ये कहा कि वो अपने काम की वजह से काफ़ी व्यस्त रहती है, जिसके कारण उसे राजा से ज़्यादा बात करने का समय नहीं मिलता। और ये एक रेड फ्लैग था, ये खतरे का लाल निशान था जिसे राजा ने और राजा के पूरे परिवार ने नज़रअंदाज कर दिया। आज हमने आपके लिए राजा रघुवंशी के कुछ वीडियोस निकाले हैं जिनमें आपको दिखाई देगा कि कैसे पूरा परिवार इस शादी को लेकर कितना खुश है, राजा खुद कितना खुश है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि सोनम उसकी हत्या भी करवा सकती है। मैं हूँ दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी और ये है दूल्हा, मैं हूँ दूल्हा। हर शादी के परिवार में, हर शादी के घर में इसी तरह के वीडियोस आजकल बनते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जब ये वीडियोस बन रहे होते हैं कोई नहीं जानता कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक तरफ जहां ये लड़का सोशल मीडिया पर अपने सभी वीडियोस में इतना खुश दिख रहा है, वहीं सोनम अपनी शादी के ज़्यादातर वीडियोस में बिल्कुल खुश नहीं दिख रही, नाराज़ सी दिखती है, गुस्से में दिखती है और उसे देखकर कोई भी ये बता सकता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है और उसके चेहरे पर परेशानी और तनाव साफ दिखता है। ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आज क्या क्या हुआ है, क्योंकि आज भी कई खुलासे हुए हैं इस केस में। आज ही पुलिस ने एक बड़ा खुलासा ये किया है कि शादी के बाद राजा की हत्या करने के लिए सोनम अपने घर आई थी। यहाँ उसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की योजना बनाई थी। ये घटना सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि सोनम ने राजा को सब कुछ सच सच नहीं बताया। हमारे देश और समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है जहां शादी और शादी से पहले प्रेम प्रसंग के मामलों में लड़के और लड़कियां अपने दिल की बात अपने परिवारों में खुलकर नहीं कहते, अपने दिल की बात अपने माता पिता से नहीं कह पाते। ये हमारे देश में, आप इसे संस्कार कह लीजिए, समाज का बंधन कह लीजिए, समाज का दबाव कह लीजिए या हमारी परवरिश कह लीजिए, लेकिन आज भी ज़्यादातर लड़के लड़कियां युवा अपने माँ बाप से इस बारे में खुलकर बात नहीं कहते। और इसी विषय पर वर्ष 2020 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 49% युवाओं ने यह कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेकर अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पाते। कई तो ऐसे थे जो कहते हम बात ही नहीं कर पाते। माता पिता जब उनसे शादी करने के लिए कहते हैं तब भी ज़्यादातर युवा अपने दिल की बात कहने में संकोच करते हैं, डरते हैं और वो अपने रिलेशनशिप को अपने परिवारों से हमेशा छिपा कर रखते हैं और यही छिपा हुआ रिलेशनशिप उनके आगे आने वाले रिश्तों को निगल जाता है। इस स्थिति के पीछे एक कारण हमारे समाज की सोच भी है। भारत में 95% से ज़्यादा माता पिता ये सोचते हैं कि उनके बच्चे अरेंज मैरिज ही करेंगे और वो लव मैरिज को बुरा मानते हैं। और इस घटना में भी सोनम और राजा रघुवंशी की अरेंज मैरिज हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि आज भी अगर किसी परिवार में लव मैरिज होती है तो परिवार को कई बार ऐसा लगता है कि शायद उनकी समाज में इज्जत कम हो जाएगी, समाज में उनके बारे में बातें होंगी अलग अलग, समाज उस परिवार से शायद दूरी बना लेगा। और हो सकता है कि इस घटना में भी शायद कुछ ऐसा हुआ हो। 20 साल का राज कुशवाहा, सोचिए ये सिर्फ 20 साल का लड़का था राज कुशवाहा जो सोनम का बॉयफ्रेंड था। ये सोनम के पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री में काम करता था।
सोनम इस बात को जानती थी कि उसके पिता कभी भी अपने एक मामूली से कर्मचारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे। तो पहले दोनों को देख लीजिए, सोनम और ये राज कुशवाहा है। ये सोनम से भी उम्र में 5 साल लगभग छोटा है। हमारे देश में लव मैरिज को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि परिवारों को लड़के या लड़की की पहले जाति और फिर धर्म देखना होता है। अगर वो दूसरी जाति के हैं या दूसरी धर्म का कोई व्यक्ति है तो फिर परिवार को बड़ी परेशानी होती है। तो हमारे यहाँ अगर कोई युवा अपने माता पिता से कहता भी है आकर कि उसे किसी से प्यार है, वो शादी करना चाहता अपनी मर्जी से, तो जाति देखी जाती है। अगर जाति से बाहर का कोई है तो अक्सर उससे परेशानी होती है, और धर्म अगर अलग हो जाए तो और भी बड़ी परेशानी। लेकिन अब जाति में भी एक नई जाति आ गई है, और वो जाति है अमीरी और गरीबी की जाति। आज हमारे देश में जो लोग हैं, खास तौर पर जो आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों से हैं, या कह लीजिए जो अमीर हैं, वो अपनी ही जाति में शादी करना चाहते हैं। यानी अमीर अमीर से शादी करना चाहता है और गरीब से शादी नहीं करना चाहता। अगर गरीब है तो आप समझ लीजिए कि ये इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी। जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों की शादियां गरीब लड़के या लड़की से नहीं करना चाहते, और ये भी अब एक नई जाति बन चुकी है। तो अगर दोनों में से कोई एक गरीब है तो जो अमीर युवा है, जो अमीर पार्टनर है, उसके माता पिता अक्सर इस शादी की इजाजत नहीं देते। तो एक नई जाति आई है अमीरी और गरीबी की, और हो सकता है यहां भी यही रहा हो। एक सवाल यह भी है कि क्या सोनम के परिवार को यह बात पता थी कि उनकी बेटी किसी और से प्यार करती है और वो जबरदस्ती उसकी शादी राजा से करवा रहे थे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोनम के पिता ने पहले यह कहा कि वो राज कुशवाहा नाम के इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अब ऐसे वीडियोस मिल रहे हैं जिसमें राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में इसी हत्याकांड का मुख्य आरोपी, यानी राजा के हत्या का मुख्य आरोपी राज कुशवाहा राजा के ही अंतिम संस्कार में दिखाई दे रहा है और सोनम के पिता के साथ है। इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम ने भी कहा है कि वो सोनम के परिवार से पूछताछ करेगी और यह भी पता लगाएगी कि सोनम ने राज कुशवाहा से अपने रिश्ते की बात राजा से छिपाकर क्यों रखी। क्या परिवार को इसके बारे में पता था या नहीं पता था? और अगर सोनम राजा को सब कुछ सच सच बता देती तो शायद राजा उससे शादी ना करता और इतनी बड़ी घटना ना होती। लेकिन सोनम ने ऐसा नहीं किया और उसने शादी करके 12 दिनों में ही राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। यहां एक सवाल यह भी है कि सोनम की मानसिकता कैसी रही होगी कि वो एक ही समय पर राजा से शादी भी कर रही है और उसी समय राजा की हत्या की योजना भी बना रही है। अब आप ये देखिए कि इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। जैसा हमने आपसे कहा, हो सकता है आपके आसपास भी बहुत सारे राजा होंगे, आपके आसपास भी बहुत सारी सोनम होंगी, लेकिन आप जानते नहीं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये कलयुग के दौर का एक मर्डर है। तो सबसे पहला सुझाव है रिश्तों में ईमानदारी रखना। अगर किसी को लगता है कि उसकी शादी उसकी इच्छा के खिलाफ कराई जा रही है तो ऐसे मामलों में आपको सब कुछ पहले सच सच बता देना चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। नतीजा ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा ये है। दूसरा, जल्दबाजी में कभी शादी ना करें। खास तौर पर अरेंज मैरिज में एक दूसरे को जानने के लिए आपको अच्छा खासा वक्त जरूर लेना चाहिए। राजा के परिवार ने बताया कि सोनम शादी से पहले राजा से मिलने जुलने से बचती थी, जो एक चेतावनी का संकेत था, चेतावनी का इशारा था। लेकिन राजा और उसके परिवार ने इसे नजरअंदाज कर दिया, यानी एक रेड फ्लैग था जिसे राजा का परिवार और राजा समझ नहीं पाया कि लड़की इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। लड़की का व्यवहार असामान्य था। तीसरी बात, जिस लड़के या लड़की से आपकी शादी हो रही है उसकी पृष्ठभूमि यानी उसके बैकग्राउंड की जांच आपको जरूर करवानी चाहिए। पहले जब हमारे समाज में रिश्ते जोड़े जाते थे तो समाज में उनके बारे में पूछा जाता था, परिवार का बैकग्राउंड चेक किया जाता था, राय ली जाती थी और वो लड़का या लड़की कैसी है या कैसा है उस परिवार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की जाती थी।
लेकिन अब सोशल मीडिया का अकाउंट देखकर लोग रिश्ते पक्के कर लेते हैं। आजकल शादी के ऐप्स हैं बहुत सारे, वहां पर जाकर रिश्ते पक्के कर लेते हैं। बैंक बैलेंस देखकर रिश्ते पक्के होते हैं और यह नहीं देखा जाता कि उस लड़की या लड़के की पृष्ठभूमि कैसी है। इस मामले में सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा उसके पिता की फैक्ट्री में काम करता था। अगर राजा या उसके परिवार ने इसके बारे में ठीक से पता लगाया होता तो शायद उन्हें यह जानकारी पहले से मिल जाती। ऐसा हो नहीं सकता कि यह जानकारी ना मिलती। आप सोचिए, आजकल जब आप किसी को नौकरी पर रखते हैं कहीं पर भी, तो जिस कर्मचारी को नौकरी पर रखा जाता है उसके बारे में कितनी छानबीन की जाती है। HR डिपार्टमेंट कितने सारे फोन करता है। आप अपने घर में किसी को रखते हैं काम पर, उसके बारे में आप कितनी जानकारी और कितनी खोजबीन करते हैं। चौथी बात, व्यक्ति की पसंद और सहमति का हमेशा सम्मान करें। शादी के लिए जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए और इस बात को खास तौर पर हमारे देश के माता पिता जरूर याद रखें कि दबाव में किसी को शादी के लिए मजबूर करना आगे चलकर गंभीर परिणाम दे सकता है। और पांचवी बात यह कि असामान्य व्यवहार को कभी नजरअंदाज न करें। शादी से पहले और शादी के बाद सोनम का व्यवहार ऐसा था कि वो किसी बात से नाराज है। व्यवहार असामान्य था और किसी ने इस रेड फ्लैग को समझा नहीं और राजा का परिवार यही सोचता रह गया कि सोनम शायद थकी हुई है या उसकी तबीयत खराब है। और आखिरी पॉइंट यह है कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर सोनम राजा से शादी करने के खिलाफ थी तो उसे ऐसे व्यक्ति से पहले बात करनी चाहिए थी जो उसे समझ पाता और उससे कहता कि राजा की हत्या कराना कोई समाधान नहीं है। यानी आपके जीवन में एक ना एक व्यक्ति, चाहे वो आपके माता पिता ना भी हों, लेकिन एक सच्चा दोस्त ज़रूर होना चाहिए। लेकिन सोनम के जीवन में उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति शायद नहीं था जो उसे सही राय दे पाता। आप इस बात को याद रखिए कि आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपको मानसिक और भावनात्मक सहयोग दे सके। ये वो बातें हैं जिनसे आप इस घटना को लेकर सीख ले सकते हैं और हमारे समाज को आज भी ये समझना होगा कि अगर वो किसी की हत्या करना अपने प्यार के लिए ज़रूरी मान रहा है तो वो प्यार है ही नहीं। आज शिलांग के लिए रवाना होने से पहले मेघालय की पुलिस ने पटना के जिस पुलिस स्टेशन में 6 घंटे तक सोनम को हिरासत में रखा, वहां सोनम टेबल पर सिर रखकर रोती रही। और बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि इस हत्याकांड के बाद सोनम को अपने किए पर काफ़ी पछतावा हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो ये बिल्कुल एक नए प्रकार का मर्डर केस है जहां राजा के इंसाफ की लड़ाई भी सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। शोक भी सोशल मीडिया के जरिए जताया जा रहा है और ऐसे शोकाकुल परिवार पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि राजा के परिवार के लोग, राजा की बहन सोशल मीडिया पर अपने व्यूज पाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने भाई की हत्या का इस्तेमाल कर रही है। यानी ये इस कलयुग में हुए एक कलयुगी मर्डर की एक नई ही कहानी है और इसमें सोशल मीडिया की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा पता चला है कि जिस कुल्हाड़ी जैसे हथियार से राजा की हत्या हुई, वो हथियार आरोपियों ने गुवाहाटी में ऑनलाइन खरीदा था और सोनम हनीमून पर इन आरोपियों को लगातार अपनी रियल लोकेशन शेयर कर रही थी और यह आरोपी उस होम स्टे से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे हुए थे जहां सोनम और राजा मौजूद थे। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी और कहा था कि वो हनीमून पर मेघालय गए इस कपल की तलाश करने में मदद करें। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि सोनम ने कुछ लोगों को पैसा देकर अपने पति की हत्या करवाई है और इस खुलासे के बाद मेघालय की सरकार ने कहा है कि राजा रघुवंशी और सोनम के परिवार ने मेघालय के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की थी, इसलिए इन दोनों परिवारों को अब माफी मांगनी चाहिए। ये बात सही है कि हमारे बच्चों की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह दो परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत भी है और आगे जाकर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की जरूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ, हम सबको सबक मिलता है। ये बहुत कष्टकारी घटना है। ये लोग बोल रहा था कि अरे ये मेघालय लोग है, हम लोग जो मेघालय वाला की जो मेघालय की नागरिक है, हम लोग वहाँ हम लोग है किलर है, मर्डरर है। जब हम लोग को अपना मेरे स्टेट को बदनाम किया, मेघालय पुलिस को बदनाम किया, हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ मेघालय को बदनाम किया, पब्लिक को बदनाम किया, तो हमको भी बहुत शुरुआत में हमको भी बहुत ये
कि लगा है हमको। हमारा इतना करने के बाद में, पुलिस के इतना मेहनत करने के बाद में, फिर भी लोग बदनाम देता है। तो जाते हुए हम आपसे बस यही कहेंगे कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो किसी के व्यवहार में अगर आप कोई रेड फ्लैग देखते हैं, कोई चेतावनी जैसी चीज़ देखते हैं, ऐसा व्यवहार देखते हैं, तो हमेशा अब आपको सचेत रहना चाहिए। और एक नया बदलाव इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा जब रिश्ते के लिए दो परिवार मिलते हैं और लड़का और लड़की को ये कहा जाता है कि आप आपस में एक दूसरे से बात कर लीजिए, एक दूसरे से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, एक दूसरे को ठीक से जान लीजिए। और लड़का लड़की ज़्यादातर एक दूसरे के बारे में यही पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी हॉबी क्या है और बाकी चीज़ें। शायद अब के बाद से कोई भी लड़का यही पूछेगा लड़की से कि क्या आपका कोई अफेयर तो नहीं है, और लड़की भी पहला सवाल शायद यही पूछे कि क्या शादी से पहले आपका कोई अफेयर तो नहीं है। एक बात और, अगर आपका कोई अफेयर भी है, अगर आपका कोई दोस्त भी है और वो आपको ये राय दे रहा है कि आप इस तरह किसी की हत्या कर दें, कोई धोखाधड़ी करें, लूटपाट करें और बाद में वो आपके साथ शादी करके हमेशा के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बिताएगा, तो समझ लीजिए सबसे बड़ी चेतावनी ये है, ऐसे व्यक्ति से अपने आप को हमेशा दूर रखिए। वो आपका दोस्त हो नहीं सकता, वो आपका सच्चा प्यार कभी नहीं हो सकता। और अब आपके लिए इस समय की एक ताज़ा और एक बहुत बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई पूरी दुनिया के 32 देशों में रखने के बाद भारत की संसद की ऑल पार्टी डेलीगेशन स्वदेश लौट आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज इन डेलीगेशंस ने मुलाकात की है। आप तस्वीरें देखिए, ये सारे वो नेता हैं, वो सांसद हैं, वो डेलीगेशन के सदस्य हैं जो 32 देशों में गए थे उन देशों को ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है, उन देशों को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान किस मिट्टी का बना है, पाकिस्तान की सच्चाई क्या है। और इन डेलीगेशंस का मकसद ये था कि वो पूरी दुनिया के सामने, इन देशों के सामने भारत का पक्ष रखें और उन्हें बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों आवश्यक था। और आज ये सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं और उन्होंने अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी के साथ शेयर किए हैं, उन्हें बताया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है, आई मेट मेंबर्स ऑफ वेरियस डेलीगेशंस हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन डिफरेंट कंट्रीज एंड एलॉबरेटेड ऑन इंडियाज कमिटमेंट टू पीस and the need to eradicate the menace of terrorism. We are all proud of the manner in which they put forward India's voice. ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि उन्हें अपने इन साथियों पर गर्व है। और इस समय डीडी न्यूज़ के संवाददाता सुधाकर दास इस खबर पर और ज़्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हैं। सुधाकर, आप हमें बताइए इस बैठक के बारे में और आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या हुआ इस बैठक में? देखिए, करीब 2 घंटे तक जो सांसदों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद था सुधीर जी, और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा एक बड़ी पहल थी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पूरे वैश्विक मंच पर एक भारत की एक आवाज जाए और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, पूरे देश की तरफ से एक आवाज जाए। और न सिर्फ देशों का समर्थन, लेकिन जो धारणाएं आतंकवाद को लेकर है उस धारणाओं को एक तरह से राइट कॉन्टेक्स्ट में स्थापित करना एक मकसद था। और जाहिर तौर पर आप जब प्रधानमंत्री के सामने ये प्रतिनिधिमंडल आया, उन्होंने जो अपने अनुभव है वो साझा किए, पूरी जानकारी एक तरह से डिटेल साझा किए। और पीएम मोदी ने न सिर्फ उनसे लगातार बातचीत की, बल्कि एक तरह से सराहना की जिस तरह से विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से होने के बावजूद उन्होंने एक राष्ट्रीय एकता की तस्वीर न सिर्फ भारत के बाहर पेश की, बल्कि जो एक भारत की बात पीएम मोदी कहते हैं और उस भारत के स्वरूप को दिखाया। और पूरा भारत किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ न लड़ाई सिर्फ लड़ रहा है, बल्कि एक स्पष्ट आवाज में दुनिया के सामने अपनी बात भी रख सकता है। एक तरह से ये एक राजनीतिक एकता का भी संदेश था सुधीर जी पूरे देश की तरफ से। जब पीएम मोदी ने इस
प्रतिनिधिमंडल के 7 प्रतिनिधिमंडल इस तरह के गए थे, उनको विभिन्न देशों में भेजने का फैसला किया था और उनका फैसला एक सही फैसला साबित हुआ था। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, उनको जो काम सौंपा गया था वो काम पूरी तरह से करके आए हैं और उसकी जानकारी उन्होंने पीएम मोदी से साझा की। और पीएम मोदी ने जरूर कहा कि उनको गर्व है कि जो इस तरह का जो पूरा डेलीगेशन काम करके आया है। जी सुधाकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस पूरे अपडेट के लिए। और आप जैसा कि तस्वीरों में अभी आपने देखा, असल में ये जो डेलीगेशन है, ये जो नेता बाहर गए हैं, ये भारत के दूत हैं, किसी एक पार्टी के नहीं, ये भारत के दूत हैं। ये भारत के एम्बेसडर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दुनिया भर में भारत की बात रखी है और ये बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है। इसके दो अहम पहलू हो सकते हैं, एक देश के अंदर और एक देश के बाहर। देश के बाहर तो ये कि बाहर दुनिया ने ये जाना कि सच्चाई क्या है, दुनिया ने ये जाना कि क्यों पाकिस्तान पर इस तरह का एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। और पूरी दुनिया ने ये भी देखा कि भारत में अलग अलग पार्टियों के, विपक्षी दलों के, सत्तारूढ़ दलों के जो सांसद हैं वो एक साथ मिलकर भारत की आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारे अपने देश में हमने ये देखा कि हमारे अपने देश में अंदर जो राजनीति चलती रहती है, जहां विपक्षी दल कभी सरकार की तारीफ नहीं करते हैं किसी भी मुद्दे पर, ऐसे में भी विपक्षी दलों के कई बड़े बड़े नेता भारत से बाहर जाकर भारत के लिए बैटिंग कर रहे हैं, भारत का पक्ष रख रहे हैं। और इस घटना ने शायद देश में पहली बार हाल के कुछ दशकों में यह साबित किया है कि जब भारत की बात आती है, जब भारत की सुरक्षा की बात आती है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात आती है, तो आज भी हमारे देश के विपक्ष के नेता और सरकार मिलकर उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों की जो एकता है वो भी यहां पर याद रखनी चाहिए। आपने देखा होगा इस दौरान विपक्षी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने कितने बहुत ही सशक्त तरीके से भारत की आवाज़ बाहर रखी है। अब हम अंतरिक्ष में भारत की उस उड़ान को आपके लिए डिकोड करेंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और इस स्पेस मिशन का नाम है एक्सियोम 4, जो भारतीय समय के अनुसार कल शाम 5:30 बजे और अमेरिका के मुताबिक सुबह 8 बजे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। वैसे तो इस अंतरिक्ष यान को आज ही उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण अब इसे कल सुबह लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन में कुल 4 अंतरिक्ष यात्री हिस्सा लेंगे जो पृथ्वी की सतह से 402 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे। 402 किलोमीटर का मतलब है दिल्ली से अजमेर की दूरी या पुणे से गोवा की दूरी। हालांकि ये यात्रा आसान नहीं होगी क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी 0 के आसपास होती है और जो 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन का हिस्सा होंगे उनमें एक भारत के हैं और उनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनका निक नेम शुक्स भी है। ये मशहूर अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद भारत के दूसरे ऐसे एस्ट्रोनॉट होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे और पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे। वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था ही नहीं, तब उसकी स्थापना नहीं हुई थी। उस समय अंतरिक्ष में सोवियत संघ का स्पेस स्टेशन हुआ करता था और राकेश शर्मा ने इसी स्पेस स्टेशन की यात्रा की थी और हम सब राकेश शर्मा के बारे में पढ़ते हुए किताबों में, स्कूलों में, कॉलेजों में बड़े हुए। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है और तब राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप भी आज इस वर्षों पुराने वीडियो को, 1984 के वीडियो को देख सकते हैं। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। जमीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही, अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको?
जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से उनके अंतरिक्षयान में सीधे लाइव बातचीत की थी और ये लाइव बातचीत उस समय इस पूरे देश ने दूरदर्शन पर देखी थी और आज भी आप ये खबर इस नए युग में दूरदर्शन पर ही देख रहे हैं। एक बात है जो नहीं बदली है, बल्कि दो बात। एक तो दूरदर्शन, वो नहीं बदला है, और दूसरा राकेश शर्मा ने जो कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान आज भी नहीं बदला है और आज भी सारे जहां से अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। उस समय राकेश शर्मा भी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर थे और अब इस मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले 39 वर्ष के शुभांशु शुक्ला भी भारतीय वायुसेना में ही ग्रुप कैप्टन हैं। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा की कहानियां सुन सुनकर बड़े हुए हैं और उनका शुरू से ही यह सपना रहा कि वो अंतरिक्ष में भारत की आन बान और शान को बढ़ाएं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पास सुखोई 30, मिग-21, मिग-29, जैगुआर और AN-32 जैसे विमानों पर 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरने का अनुभव है और यह दिलचस्प बात है कि वो इस नए स्पेस मिशन में भी इस फ्लाइट के पायलट होंगे। स्पेस फ्लाइट का जो पायलट होता है उसका काम विमान के पायलट से थोड़ा अलग होता है। स्पेस फ्लाइट में स्पेसक्राफ्ट खुद उड़ान भरता है और इस दौरान पायलट को यह देखना होता है कि अंतरिक्ष यान किस दिशा में जा रहा है और लॉन्चिंग और लैंडिंग के दौरान फ्लाइट के सभी ऑपरेशंस और पैरामीटर्स की जिम्मेदारी भी उसके पायलट की होती है। और इस स्पेस मिशन में भी शुभांशु शुक्ला का यही काम होगा, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। वो अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स और इस अंतरिक्ष यान के कमांडर पैगी विटसन को रिपोर्ट करेंगे, जो 3 बार इससे पहले अंतरिक्ष में जा चुके हैं, यानी इस मामले में वो सीनियर हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा 675 दिन अंतरिक्ष में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर दर्ज है। 2 और महत्वपूर्ण बात है, जिस अंतरिक्ष यान से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा वो दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति और आजकल विवादों में घिरे हुए इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का है। और इनमें जिस रॉकेट से इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जाएगा उस रॉकेट का नाम है फैल्कन 9 और इस रॉकेट के जो मालिक हैं वो हैं इलॉन मस्क। और जिस अंतरिक्ष यान से चारों एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे उसका नाम है ड्रैगन। और इनमें फैल्कन 9 एक रीयूजेबल रॉकेट है जो किसी भी मिशन के बाद दोबारा भी वापस पृथ्वी पर लैंड करता है और उसे दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो हाइट है वो 70 मीटर है, डायमीटर है 3.7 मीटर, वजन 5,49,000 किलोग्राम है और ये यान 485 अंतरिक्ष मिशंस पहले पूरे कर चुका है, जिनमें 410 मिशन रीफ्लाइट से जुड़े हुए थे, जिनमें इस रॉकेट को रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह ड्रैगन भी एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जिसमें एक बार में 7 यात्री अंतरिक्ष में जा सकते हैं और इसकी हाइट है 8.1 मीटर और डायमीटर है 4 मीटर। और इसके 51 मिशन इससे पहले सफल रहे हैं, जिनमें ये 46 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाकर वहां से वापस आ चुका है। इनमें भी एक बार ये अंतरिक्षयान सुनीता विलियम्स और बाकी के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष से सुरक्षित पृथ्वी पर लेकर आया था। आपको याद होगा ये वही यान है। और यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि पिछले हफ्ते जब राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क का झगड़ा हुआ था, उस वक्त इलॉन मस्क ने कहा था कि वो नासा को अपना ये अंतरिक्ष क्राफ्ट अब इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इसे वो विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अब स्पेस एक्स इसी अंतरिक्ष यान से इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जा रहा है, यानी उन्होंने इलॉन मस्क ने अपना ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये वापस नहीं लिया है। ये मिशन कुल 14 दिनों का होगा, जिनमें 7 प्रयोग किए जाएंगे। इस दौरान पहला प्रयोग होगा अंतरिक्ष में सैलेड जैसी पत्तेदार सब्जियों के बीज अंकुरित किए जाएंगे। यह देखा जाएगा कि भविष्य में वहां अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ताज़ा खाना, ताज़ा सब्जियां, पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं या नहीं। दूसरा यह भी देखा जाएगा कि जो सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर बेहद कठिन परिस्थितियों में जिंदा रह सकते हैं, क्या वो अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकते हैं, और इस प्रयोग से अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। तीसरा, मौजूदा वक्त में अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, लेकिन इस बार यह देखा जाएगा कि क्या इसे रोका जा सकता है। और चौथे प्रयोग में यह देखा जाएगा
कि आम फसल जैसे चावल, गेहूं या दालों के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया जा सकता है या नहीं, और अगर उगाया जाए तो कैसे बड़े होंगे और उनकी पैदावार और गुणवत्ता में क्या कुछ बदलाव आएगा। अमेरिका, भारत, हंगरी और पोलैंड के जो अंतरिक्ष यात्री इस मिशन पर जाने वाले हैं, इन चारों देशों को इस मिशन का खर्च उठाना होगा और इसमें पूरे मिशन का जो अनुमानित खर्च है वो है 2000 करोड़ रुपए। और इनमें शुभांशु शुक्ला को 14 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने पर भारत को लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और ये पैसा भारत सरकार खर्च करेगी। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पैसा शायद ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में यह खर्च भारत के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बहुत जरूरी है। भारत अपने गगनयान मिशन के तहत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना चाहता है, जिसके लिए हमने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का ही चयन किया है। और इस मिशन से शुभांशु शुक्ला को जो भी अनुभव होंगे, उन अनुभवों की मदद से भारत अपने गगनयान मिशन को सफल बना पाएगा। वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, तब भारत उनके अनुभव का इस्तेमाल नहीं कर पाया था और आज अंतरिक्ष की दुनिया और स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है कि राकेश शर्मा का अनुभव इसरो के वैज्ञानिकों के लिए अब पर्याप्त नहीं होगा। अगर शुभांशु शुक्ला भारत के गगनयान मिशन से पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर लेंगे तो इससे भारत को बहुत मदद मिलेगी और ऐसी स्थिति में भारत न सिर्फ गगनयान मिशन के जोखिम को कम कर पाएगा, बल्कि हम अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इस समय दुनिया में एक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और वो अमेरिका का है, लेकिन अब रशिया और चीन की तरह भारत भी चाहता है कि अंतरिक्ष में उसका खुद का एक स्पेस स्टेशन हो। और एक और खास बात यह है कि इस बार अंतरिक्ष में भारत के मूंग दाल के हलवे और गाजर के हलवे की भी बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में इस बार भारत की तरफ से मूंग दाल का हलवा और गाजर का हलवा जाएगा और हो सकता है अंतरिक्ष इसकी खुशबू से महकने लगे। शुभांशु शुक्ला अपने साथ आमरस, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, उबले हुए बासमती चावल और अपने परिवार की एक तस्वीर अंतरिक्ष में लेकर जा रहे हैं और वो वहां से हमसे बात भी कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे राकेश शर्मा ने की थी। अमेरिका की जो स्पेस कंपनी इस मिशन को लॉन्च कर रही है, उसने शुभांशु शुक्ला का एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान भरने का सपना देखा और कैसे अब वो इसे पूरा करने वाले हैं। आज आप ये वीडियो भी देखिए। Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla. Captain Shukla, are you ready for the ride? This journey that I'm on, it has been a long one for me, and it started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. I would say that I've been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronaut corps, and now consequently be here. The way this worked out for me was that probably a week before we arrived at Axiom was the time I came to know that I'll be going. I was extremely excited to be here. I was very, very happy because this was a possibility for me to actually fly to space. You don't know how to respond to such things. The team that I'm flying with on this mission, it is fantastic. I do feel that, I have exceptional crewmates. I will have these crew members for this one flight, but post this mission, these are going to be my friends for life. It has been an amazing journey. These are moments that really tell you that you are getting to be a part of something that is much larger than yourself. I can only say how extremely fortunate I am to be a part of this. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. I am Group Captain Shubhanshu Shukla, and I am the mission pilot for Axiom 4 mission.
अब आपका परिचय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार से करवाते हैं। उनके पिता चाहते थे कि वो एक IAS अफसर बने, लेकिन आज उन्हें एस्ट्रोनॉट के रूप में देखकर उनका पूरा परिवार कितना खुश है वो देखिए। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और ये हमें पहले से जो है पता था कि मतलब मिशन होगा, ये डेट भी जो ऐसे आई थी। अब ये उनका ये जो डेट नज़दीक आई तो हम लोग एक्साइटेड रहे और अब तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है उनका मिशन पूरा हो, यही हमारी कामना है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और दुआएं देते हैं भाई कि उनका मिशन अच्छी तरह पूरा हो। सरकार ने बहुत अच्छा किया, सरकार के सहयोग से ही ये संभव हुआ। अगर सरकार नहीं चाहती तो ये संभव नहीं था, ये मिशन ही नहीं होता। गगनयान वाला जब भी होता तब होता सरकार के ही सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से। मेन प्रधानमंत्री जी का ही इसमें सहयोग रहा क्योंकि उन्होंने इस मिशन के लिए जो है स्वीकृति प्रदान की और उसके लिए जो है वो आगे बढ़ा और ये मिशन पूरा हो रहा। अच्छा लग रहा है सुन के कि अब थोड़ा ही समय बाकी रह गया है मिशन लॉन्च होने में, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उसको कि कैसे जल्दी से जल्दी उसको देखे जाके सामने से कि कैसे लॉन्चिंग हो रही है उसकी। बहुत गर्व है कि ऐसा नायाब हीरा हमारे घर में पैदा हुआ। इस बच्चे पे बहुत ज़्यादा गर्व है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, बुक्स में, कॉपीज़ में प्रिंट होगा और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि हमारे देश में बहुत टैलेंटेड लोग हैं और 40 साल लग गए इस चीज़ तक पहुंचने के लिए। मिस्टर राकेश शर्मा थे जो बहुत पहले 40 साल पहले गए थे और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आज तक कोई नहीं पहुँचा है। शुभांशु शुक्ला विल बी द फर्स्ट इंडियन जो वहाँ तक पहुँचेंगे, तो इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप देखिए, ये किसी भी परिवार का एक सपना होगा, किसी भी माता पिता का एक सपना होगा कि उनके घर में एक ऐसा बच्चा जन्म ले जो कि एक दिन बड़ा होकर उन्हें इतना गौरवान्वित महसूस करवाए और देश का इतना नाम रोशन करे और एक नया इतिहास रचे। आज हम एक और बड़ा सवाल आपके सामने लेकर आए हैं और वो ये है कि आज के इस डिजिटल युग में क्या किसी वीडियो को मिले व्यूज़ की संख्या ही उसकी सफलता का एकमात्र पैमाना होना चाहिए? YouTube के लिए कोई कंटेंट बनाने से पहले क्या हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि इस कंटेंट को, इस वीडियो को कितने व्यूज़ मिलेंगे और क्या ज़्यादा व्यूज़ पाने के अलावा यूट्यूबर की कोई और नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारत के एक यूट्यूबर ने कुख्यात उद्योगपति विजय माल्या का लंदन में जाकर एक इंटरव्यू किया है जिसे आजकल की पीढ़ी पॉडकास्ट कहती है। ये पूरा पॉडकास्ट या इंटरव्यू 4 घंटे का है, यानी एक हिंदी फिल्म से भी कहीं ज्यादा लंबा, और इसे YouTube पर आज रात 9 बजे तक 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। 2 करोड़। इस इंटरव्यू की खास बात यह है कि इसमें विजय माल्या ने अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष बताया है और पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वो तो एक बड़े शरीफ आदमी हैं, वो हालात के शिकार हुए हैं, वो तो किसी का पैसा मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस इंटरव्यू में विजय माल्या ने वही बातें कही जो एक अपराधी अपराध करने के बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कहता है। पहला बड़ा दावा उन्होंने किया कि वो बैंकों का सारा पैसा लौटा चुके हैं। दूसरा, उन्होंने कहा वो चोर नहीं है और बैंकों से लोन भी उनके नाम पर नहीं लिया गया था। तीसरा, वो किंगफिशर एयरलाइंस के 3000 कर्मचारियों को उनकी 1.5 साल की तनख्वाह इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि बैंकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। और चौथा, उन्होंने लोन का एक भी पैसा अपने ऐशो आराम पर खर्च नहीं किया। इस इंटरव्यू को देखने के बाद विजय माल्या भारत में ट्रेंड कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर उनके बारे में मीम्स बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे विजय माल्या बैंकों का लोन लेकर भागने वाले उद्योगपति नहीं, बल्कि कोई महान आत्मा है, कोई महान पवित्र आत्मा है जिसे बेकार में ही परेशान किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस यूट्यूबर ने इस भगोड़े उद्योगपति का इंटरव्यू किया वो सोशल मीडिया पर इस पॉडकास्ट को मिले व्यूज का जश्न मना रहा है और लोगों को हर दिन यह बताया जा रहा है कि इस इंटरव्यू को अब तक कितनी बार देखा जा चुका है। विजय माल्या भी लंदन में बैठकर यही काम कर रहे हैं, अपने इस इंटरव्यू को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो 4 दिनों में इस इंटरव्यू को 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिलने से बड़े खुश हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है शायद जैसे वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। अब उन्हें अदालत में आने की आवश्यकता ही नहीं है। लोगों ने उन्हें इतनी बार देखकर क्लीन चिट दे दी है। अब केस खत्म हो जाना चाहिए। लोगों की अदालत में फैसला हो चुका। वो इस बात से बड़े प्रसन्न हैं
कि उनकी सच्ची और तथ्यात्मक कहानी लोगों तक पहुंच रही है। सोचिए, इन व्यूज को विजय माल्या ने अपनी बेगुनाही का सर्टिफिकेट बना लिया और उन्हें लगता है कि उन्होंने जितने भी झूठ बोले, लोगों ने उन्हें सच मानकर जनता की अदालत में निर्दोष मान लिया। इस पूरे घटनाक्रम में विजय माल्या से ज्यादा दोष शायद उस यूट्यूबर का है जिसने इस इंटरव्यू में विजय माल्या से एक भी मुश्किल सवाल नहीं पूछा, एक बार भी विजय माल्या के बड़े बड़े दावों का फैक्ट चेक नहीं किया और विजय माल्या को एक पूरा के पूरा प्लेटफॉर्म थाली में रखकर दे दिया। बल्कि विजय माल्या जैसे एक भगोड़े उद्योगपति को, जो बैंकों से उनका 7,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया था, जिसने किंगफिशर एयरलाइंस के लगभग 3,000 कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह देने से इनकार कर दिया, उस व्यक्ति को इस यूट्यूबर ने एक मंच दे दिया। जबकि ये बात विजय माल्या को भी पता होगी कि इस यूट्यूबर के 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अगर यहां वो एक फ्रेंडली इंटरव्यू कर लेंगे तो पूरी दुनिया में वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। और जब वो जानते थे जब वो ये इंटरव्यू देंगे इस यूट्यूब चैनल को तो उसे करोड़ों व्यूज मिलेंगे, और अब बिल्कुल वही हो रहा है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है इस तरह के लोगों की। अब हम विजय माल्या के 5 बड़े दावों का फैक्ट चेक करेंगे। पहला दावा ये कि विजय माल्या बैंकों का सारा पैसा लौटा चुके हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारों ने यह बताया है कि विजय माल्या पर अब भी 7,000 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसा अखबार मेन स्ट्रीम मीडिया लिख रहा है। विजय माल्या भारत के बैंकों का 6,848 करोड़ रुपए लेकर भागा था और बाद में यह पैसा ब्याज और पेनल्टी के साथ 17,781 करोड़ रुपए हो चुका था। इनमें से 10,814 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है, लेकिन अब भी लगभग 7,000 करोड़ रुपया बकाया है। दूसरा दावा यह कि यह लोन किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर लिया गया था और इसके लिए विजय माल्या को दोषी ठहराना गलत है। यह दावा भी गलत है। सच्चाई यह है कि बैंकों ने जब विजय माल्या को लोन दिया तब इसमें लोन गारंटर विजय माल्या ही थे, खुद थे। तीसरी बात विजय माल्या ने कही कि उन्हें चोर कहना गलत होगा, उन्होंने बैंकों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की, लेकिन यह दावा भी गलत है। सच्चाई यह है कि आज अगर विजय माल्या लोन का सारा पैसा वापस कर भी दें तब भी उनके खिलाफ भारत में आपराधिक मुकदमे चलते रहेंगे। और इसका कारण यह है कि विजय माल्या के खिलाफ भारत की अदालतों में यह मुकदमा नहीं चल रहा है कि उसने बैंकों के पैसे नहीं दिए, बल्कि मुकदमा यह है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और अपने बिजनेस को गलत तरीके से प्रॉफिट में दिखाकर बैंकों से लोन लिया और बैंकों के साथ धोखाधड़ी की। असली मामला यह है जो कि विजय माल्या आपको कभी बताएंगे नहीं। उन्होंने फर्जीवाड़ा करके ये लोन लिया है। ईडी के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस को मिले लोन्स में से 3,500 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए गए। इन पैसों को माल्या ने अपनी आरसीबी फ्रेंचाइजी पर खर्च किया और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा उनके खिलाफ अभी चल रहा है। चौथी बात, विजय माल्या ने अपने हवाई यात्रियों से जो सर्विस टैक्स लिया उनमें से 100 करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स उसने सरकार को कभी चुकाया ही नहीं। पांचवां, यह दावा भी गलत है कि विजय माल्या फंड्स की कमी होने के कारण अपने 3,000 कर्मचारियों को 1.5 साल की तनख्वाह नहीं दे पाए। सच यह है कि जब किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारी अपनी तनख्वाह मांग रहे थे तब विजय माल्या ने 340 करोड़ रुपए अपने बेटे और 2 बेटियों में बांट दिए। ये सारी वो बातें हैं जो इस यूट्यूबर को विजय माल्या से पूछनी चाहिए थी और उसे उसके अपराध को पूरी दुनिया के सामने गिनाने चाहिए थे, लेकिन इस यूट्यूबर ने ऐसा नहीं किया। विडंबना यह है कि विजय माल्या ने इस इंटरव्यू में जितनी भी बातें कही वो इन बातों को कभी अदालत में नहीं कह पाए, क्योंकि अदालत के पास उनका पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। वर्ष 2020 में इंग्लैंड की एक अदालत ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी और आज भी विजय माल्या इस फैसले के खिलाफ अलग अलग अदालतों में अपील दायर कर रहे हैं। आज हमारे देश में अपनी छवि चमकाने के लिए इस तरह के इंटरव्यूज करने की बाढ़ आई हुई है। देश छोड़कर भाग चुके अपराधी आजकल अपने मनपसंद यूट्यूबर और पत्रकारों को इस तरह के दोस्ताना इंटरव्यूज देते हैं, जहां वो अपने आप को मासूम घोषित करते हैं, उनसे कोई मुश्किल सवाल पूछा नहीं जाता। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस तरह के पॉडकास्ट को एक बिजनेस मॉडल बना लिया है। आज आप अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं, अपने किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो आप कुछ पैसा देकर खर्च करके कुछ खास यूट्यूबर्स के साथ इस तरह के फ्रेंडली इंटरव्यूज कर सकते हैं, जिन्हें पॉडकास्ट का नाम दिया जाता है। इसी तरह के पेड इंटरव्यू के लिए आज 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक कुछ यूट्यूबर्स लेते हैं। आज आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर, मेहुल चौकसी जैसे कुख्यात अपराधी किसी यूट्यूबर को इस तरह का इंटरव्यू दे दें तो उनके व्यूज की संख्या तो करोड़ों में आएगी ही, लेकिन क्या उनकी विचारधारा को इस तरह जनता के बीच पहुंचाना नैतिक और सामाजिक रूप से सही होगा? क्या भविष्य में दाऊद इब्राहिम भी किसी भारतीय यूट्यूबर को इंटरव्यू देकर
खुद को सामाजिक कार्यकर्ता साबित नहीं कर देगा? और सोचिए, जिस प्रकार से विजय माल्या का ये इंटरव्यू हुआ, उससे हमारे देश के युवा, हमारे देश के आम लोग क्या ये नहीं सोचेंगे कि विजय माल्या का लोन लेकर भागने वाला बिजनेस मॉडल सही भी है और सफल भी है? बड़ी संख्या में लोग इस तरह के इंटरव्यूज देखकर ये प्रेरणा लेने लगेंगे कि वो भी बैंकों का करोड़ों रुपया लेकर विदेशों में भाग सकते हैं और वहां रहकर ऐशो आराम से भरा जीवन जी सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, महंगी गाड़ियों में घूम सकते हैं, प्राइवेट जेट में वेकेशंस के लिए जा सकते हैं और फिर एक दिन यूट्यूब पर आकर ये भी कह सकते हैं कि वो तो महान आत्मा है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। आपको याद होगा ये इंटरव्यूज़ ऐसे ही होते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी एक ऐसा ही इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने अपने आप को हीरो बताने की कोशिश की थी और तब से लॉरेंस बिश्नोई को बहुत सारे लोग हीरो भी मानने लगे। इसी तरह बड़े बड़े अपराधी ये सोचते हैं कि कौन सा ऐसा मंच मिल जाए जहां वो अपनी बात कह दें। अब व्यूज़ करोड़ों में तो आएंगे ही, लेकिन आज देश को ये सोचना होगा कि क्या इस तरह के इंटरव्यूज़ को ऐसे सुपरहिट करना सही है। अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। ये ब्रेक होगा 3 मिनट का। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब जल्दी से आपको ये बताते हैं कि मक्का की हज यात्रा को किससे खतरा है। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान मक्का की सुरक्षा के लिए अमेरिका के एक एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि एयर डिफेंस फोर्सेज
एक ऐसी आंख जो कभी नहीं सोती, इसका मिशन खुदा के मेहमानों की हिफाजत करना है। सऊदी अरब ने ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका से खरीदा है और इसका नाम है पैट्रियट, जो 150 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अपने टारगेट को इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट करने की क्षमता रखता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सऊदी अरब ने मक्का की सुरक्षा के लिए इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। पहले भी वर्ष 2019 में ऐसा हो चुका है। अब सवाल यह है कि मक्का की इस हज यात्रा को आखिर किससे खतरा है? तो सऊदी अरब को यमन के हुती लड़ाकों के हमलों का डर है। उनका कहना है कि हुती विद्रोहियों ने पहले भी मक्का पर हमला करने की कोशिश की है। वर्ष 2015 में सऊदी अरब और यमन के हुती विद्रोहियों के बीच जंग की शुरुआत हुई थी और तब से अब तक सऊदी अरब के शहरों पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले हो चुके हैं। और सऊदी अरब को अभी भी ऐसा लगता है, हालांकि हुती विद्रोहियों ने हमेशा ये कहा है कि ये हमले हमने नहीं किए हैं और हम हज पर कभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन सऊदी अरब आज इस बात को लेकर चिंतित है कि हो सकता है एक दिन हज की यात्रा और मक्का जैसा पवित्र शहर भी आतंकवादियों के निशाने पर आ जाए। इसमें सीखने वाली बात यह है, जैसे हमारे देश में अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमला करते रहते हैं, अब दुनिया के जो सबसे पवित्र स्थल हैं वो भी आतंकवादियों की नज़रों में हैं और दुनिया के बड़े से बड़े पवित्र स्थल भी अब सुरक्षित नहीं रहे हैं, जिनमें मक्का भी है जहां पर हज की यात्रा होती है। और इसीलिए सऊदी अरब को अब हज की यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए, मक्का शहर को सुरक्षित रखने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़ रहे हैं। तो ये बदलती दुनिया है, आतंकवाद और ज़्यादा फैलता जा रहा है और आतंकवादी और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी का एक उसूल रखें, जो लोग दिल से बात ना करें उनसे कभी दिल की बात ना करें। नमस्कार।